मैं आलोक सिंह भूगोल विषय को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के हिसाब से कवर करने का बीड़ा उठाया है मैंने आपके लिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थियरी को आपने बहुत ही अच्छे से समझा। उम्मीद करता हूं कि अब तक पिछले 3-4 दिनों में जो पढ़ाया उसे कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज जिस चैप्टर का नाम है उसका नाम है पर्वत यानी माउंटेन्स। पर्वत को पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से पढ़ेंगे, उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिहाज से पढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसका मकसद है कि न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाए। आमतौर पर उत्तर भारत में छात्र छात्राएं क्या करते हैं कि साल भर किताबें लेकर प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से पढ़ते रहते हैं और किताबें भी वो वही खरीदते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी होती हैं। मुख्य परीक्षा के लिए एक तो उपयोगी किताबों की थोड़ी सी कमी होती है मार्केट में हैं, लेकिन उनका सुझाव देने वाले मुख्य परीक्षा के लिए जो उपयोगी किताबें हैं उनका सुझाव देने वाले लोग कम हैं, और दूसरे उनमें दिलचस्पी भी थोड़ी कम जगती है, क्योंकि उत्तर भारत में एक प्रवृत्ति है तथ्यों को रटने की, इसके चलते तथ्यात्मक किताबें ज़्यादा बिकती हैं। तो मेरा इस जो प्रोग्राम चल रहा है उसका मकसद है कि भूगोल विषय को न केवल प्रारंभिक बल्कि मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी आप समझें। अभी आप भौतिक भूगोल के सिद्धांत वाले हिस्से पढ़ रहे हैं जिसमें आप ज़्यादातर सैद्धांतिक बातें पढ़ेंगे, उनमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती है। अभी आप भूआकृति विज्ञान पढ़ रहे हैं, फिर समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे, वायुमंडल पढ़ेंगे, पर्यावरण पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद मानव भूगोल थोड़ा पढ़ेंगे, दुनिया में आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद ऊर्जा पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, मिट्टी, वनस्पति वगैरह वगैरह का हम अध्ययन करेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं। तो पर्वत चैप्टर की बारी है, इसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से, फिर इसी में मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी शुरुआत हो जाएगी। मैंने कहा था कि प्रत्येक चैप्टर प्रीलिम और मेंस अलग अलग नहीं होगा, साथ साथ चलेगा, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि एक लेक्चर या तो प्रारंभिक रहेगा या तो मुख्य परीक्षा के लिहाज से रहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें अगर शुरू में प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से पढ़ाऊंगा तो इसी वीडियो में हो सकता है मुख्य परीक्षा के टॉपिक आ जाए। ठीक है। मैंने अपने विषय के अलावा अन्य विषयों के अध्यापकों से कांटेक्ट किया, सभी लोग सहमत हैं। कुछ लोगों को आपके सामने ला चुका हूं, कुछ लोगों को आपके सामने लाना चाहता हूं अगर आप चाहें तो। वैसे उसकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि सभी टीचर अपने अपने समय पे ही आएंगे। एक बार में 1 या 2 विषय ही पढ़ाए जाएंगे, सभी विषय एक साथ न पढ़ाए जा सकते हैं और न ही आप पढ़ सकते हैं, उसका मज़ा नहीं आएगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि साल भर आप हमारी टीम से जुड़े रहें। अगर हमारी टीम दिन भर आपको पढ़ा देगी, सुबह से शाम तक सभी टीचर पढ़ाएंगे, तो आपका जो बैच है या आपका जो पढ़ाई है या हमारी टीम के साथ जो आपका साथ है वो 3 से 4 महीनों में ही ख़त्म हो जाएगा। तब तो मेरा मकसद है कि साल भर आप जुड़े रहें उस दृष्टिकोण से जो मैं सोच रहा हूँ, 1 साल तक के लिए, है ना। तो कुछ और अध्यापकों को मैं अपने साथ ही लाकर खड़ा करूंगा, परिचय कराऊंगा, वो थोड़ा बहुत सिलेबस वगैरह के बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ऐसे सभी लोग किसी न किसी संस्थान में पढ़ाते रहें, वही उनकी आजीविका का स्रोत है, इसलिए कुछ पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। आजकल एक मुद्दा बना हुआ है कि फीस ज़्यादा है, फीस ज़्यादा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फीस ज़्यादा नहीं है। आप लोग को लग रहा है कि फीस ज़्यादा है, लेकिन फीस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। आप लोग न केवल इस प्रोग्राम का महत्व समझ पा रहे हैं और न ही अपनी पढ़ाई का। अगर हमारे प्रोग्राम मेरे अप्रोच का महत्व समझते और अपने करियर का, तो इतने से पैसे आपके लिए ज़्यादा नहीं लगते। मुझे नहीं लगता कि भारत इतना कोई बड़ा गरीब देश है कि कुछ सैकड़ा 1000 रुपये किसी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। अगर हैं तो आप मेहनत करके वो पैसे ला सकते हैं। जब इरादे बड़े होते हैं तो काम भी बड़ा करना पड़ता है, हिम्मत बड़ी करनी पड़ती है, मन ऊंचा उठाना पड़ता है। छोटी छोटी सोच से न ये जिंदगी चलेगी न ये देश चलेगा। आपको पता है, एक छोटी सी बात बताऊं, कहने में अच्छा नहीं लगेगा, शोभा भी नहीं देता है, लेकिन आप लोग इससे सोचिए, हमको लगता है कई लोगों को पता नहीं है। सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा जो हमारे संस्थान हैं बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों में, उनमें प्रारंभिक परीक्षा की सिर्फ फीस जो है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने की फीस छोटे संस्थान में 15,000 रुपये से लेकर, सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की बात कर रहा हूँ, 45,000 रुपये तक है अलग अलग संस्थानों में। प्रारंभिक परीक्षा केवल पीटी, बड़े संस्थानों में पीटी की तैयारी 40 से 45,000 रुपये में आप करेंगे, और
छोटे संस्थानों में भी जो सड़क के किनारे गली कुचों में खुले हुए, उनमें भी किसी में भी 15,000 रुपये से कम में नहीं मिलेगा अगर सबसे निचले दर्जे का इंस्टीट्यूट है। तो बड़े दर्जे जिनका नाम बढ़ा है वहाँ से पीटी की तैयारी 45,000 में, और पीटी और मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर पीटी प्लस मेंस दोनों कोर्स आप लेते हैं, अगर बड़े संस्थानों का आप नाम देखिए तो वहाँ पे लगभग अधिकतम 1,80,000 तक चला जाता है। 1,80,000 चुकाने के बाद आप पीटी कम मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे कम से कम 4-6 संस्थान हैं भारत में जहाँ 1,80,000 पे करने के बाद आप पीटी और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। मैंने उंगलियों पर गिरने लायक पैसे मांगे आपसे ताकि अध्यापकों को दे सकूं, कुछ अपना भी खर्चा निकाल सकूं। मेरे भी अपने खर्चे होते हैं कुछ। आप लोग कहते हैं यूट्यूब से बहुत पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है कभी हिसाब आपको दूंगा, तो ऐसा नहीं है। तो मैं कहता हूं कि 4 तारीख से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। वेबसाइट पर तैयारियां धीरे धीरे प्रगति पर है। सभी अध्यापकों को पता है कि उनको कब कब आना है। मुझे खुद पता है कि मुझे क्या क्या करना है पब्लिकली यूट्यूब पर, और पेड बैच में मुझे क्या क्या करना है, कौन से हिस्से पढ़ाने हैं, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि जब 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, समय बीतते समय लगता है। पिछले 1 साल आपने क्या किया, कुछ खास उपलब्धि रही? सबसे मूल्यवान जानते हैं क्या होता है? सबसे मूल्यवान होता है हमारा समय। उससे मूल्यवान, उससे कीमती कुछ नहीं होता है। हमारा अगर 4-6 दिन, 10 दिन या 1 महीना यूं ही गुजर जाता है बिना कुछ किए, तो सबसे बड़ा विनाश वो होता है। पैसा रुपया आता जाता रहता है, वो कोई बहुत बड़ा मूल्यवान, न उसका कोई बहुत बड़ा मूल्य होता है, और न ही पैसे रुपए चले जाने से कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपकी किस्मत आपसे कोई नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं छीन सकता है। मेरा एक लंबे समय तक का अनुभव रहा है। मैंने भी आर्थिक तंगी झेली है, और बहुत ज़्यादा झेली है। मैंने थोड़ी मोड़ी आर्थिक तंगी नहीं झेली है। इसलिए मैं एक प्रोग्राम लाया हूँ जिसमें कि देश के गरीब बच्चे बच्चियाँ कुछ पैसे देकर पढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ तक आप लोग इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, मैं सार्वजनिक रूप से कह दूँ कि इंस्टॉलमेंट संभव नहीं है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में इंस्टॉलमेंट अगर संभव होता, यकीन मानिए उससे बड़ी गड़बड़ी फैल जाएगी। मैंने सोचा, पिछले 48 घंटे मैंने सोचा कि क्या, मैंने विचार किया, लोगों से बात किया कि क्या इंस्टॉलमेंट संभव है। अधिकतर सुझाव यही मिला कि इससे आप दिक्कत में पड़ेंगे, समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो कृपया करके जो लोग आ रहे हैं वो तो इंस्टॉलमेंट की बात ना करें, है ना। इंस्टॉलमेंट संभव होता तो मैं इजाज़त दे दिया होता, नहीं संभव है। मेरा ये शब्द बड़ा कठोर लग रहा होगा ना कठोरता भी जरूरी है। तो 30 तारीख तक, 30 जुलाई तक आप लोग आ जाइए। मैं एक बार फिर से बहुत से लोगों को बता दूं, जैसा कि मैं कमेंट पढ़ता रहता हूं, बहुत से लोगों को अभी एडमिशन का प्रोसेस नहीं है पता है कि एडमिशन कैसे लें या एडमिशन की प्रक्रिया कैसे जानेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं फीस क्या है, 1 मिनट के लिए। बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि फीस क्या है, एडमिशन कैसे पाएंगे, वगैरह वगैरह। फीस क्या है, एडमिशन कैसे पाएंगे, वीडियो को कितनी बार देख पाएंगे, ये सब बातें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। आपको व्हाट्सएप करना है 6393507500 22426282210। इस पर आपको एंट्री फॉर IAS लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने किस लिए आवेदन किया है। यही व्हाट्सएप करके भेजना है ना। अलग अलग बैचेस भी चलते हैं तो अलग लिख के नहीं भेजना है, आपको एंट्री फॉर IAS ही लिखकर भेजना है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको प्रवेश प्रक्रिया बताई जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया के अलावा फीस बताई जाएगी, वो माध्यम बताए जा सकते हैं जिससे कि आप शुल्क अदा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यही बता दूं कि बहुत से लोग सोच रहे हैं कि लाइव वीडियो नहीं देख पाएंगे तो फिर वीडियो मिस हो जाएगा। बहुत से लोग कामकाजी होते हैं, समय पर नहीं पढ़ सकते हैं, उनके पास समय का अभाव होता है। ऐसे लोग पुलिस में हैं, सेना में हैं, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, बैंक से लेकर वित्तीय संस्थानों में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए मैं कहता हूं कि पीटी और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अगर आप लाइव क्लासेस हमारे नहीं देख पाएंगे तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में उसे आप जब चाहे देख सकते हैं। हाँ, चूँकि प्रत्येक क्रिएशन, इस दुनिया में कोई भी रचना होती है, क्रिएशन होता है, उस पर उस व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार होता है जिसने उसे क्रिएट किया है।
तो वो वीडियो हमारे अध्यापकों द्वारा क्रिएट किया हुआ है, इसलिए असीमित समय तक वो खुले नहीं रहेंगे। मैं यहीं पे साफ साफ बता दूं कि उसे आप 4 से 5 बार भी अधिकतम देख सकते हैं, लेकिन ये आप कहें कि ज़िंदगी भर के लिए उसे सेव करिए, ज़िंदगी भर के लिए देखिए, ये हमारे अध्यापकों के साथ अन्याय होगा। उनकी आजीविका का स्रोत छिन जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने चूँकि मुझसे ये रिक्वेस्ट किया है, इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि आप फिर भी 4 से 5 बार तक वो वीडियोज़ देख सकते हैं जब चाहे, है ना। 4 से 5 बार देखने के बाद आपको वो वीडियो नकल कंठस्थ हो जाएंगे, आप नोट्स भी बना लेंगे। तो फिर किस बात का इतना जिद, चिक चिक झिक झिक अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। जब मेरा प्रयास ईमानदार है तो आपको भी तो विश्वास करना चाहिए, थोड़ा साथ देना चाहिए, है ना। मैं भी कल से सोच रहा हूँ, क्योंकि आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर्स होते हैं, उन पर आप फ़ोन करके, हाँ, फ़ोन आप सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही कर सकते हैं। रात भर कोई नहीं जगा रहेगा आपका फ़ोन उठाने के लिए। सुबह 9 से रात 9 तक आप कर सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी। तो जब मैं ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा साथ देना चाहिए, है ना। हाँ, तो जिस चैप्टर की आज बारी है वो है पर्वत। पहले प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से, फिर मुख्य परीक्षा के लिहाज से, ताकि आपका कुछ छूटे नहीं। आपने किताबों में पर्वत अध्याय अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे ऐसा यकीन है। किताबों की कमी नहीं है, ढेर सारी नॉलेज आप लोग पहले से ही हासिल कर लेते हैं। मेरा साथ आपको यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि मैं थोड़ा उसे रोचक बना देता हूँ, समझने में थोड़ा सुगम बना देता हूँ। पर्वत कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें बहुत कुछ विशाल समझाने की जरूरत हो। हाँ, पर्वतों का निर्माण और उत्पत्ति थोड़ा समझाना पड़ेगा, वो मैं समझाऊंगा, क्योंकि पर्वत निर्माण के संदर्भ में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। पर्वत महाद्वीपों पर हैं, है ना। जितने भी महाद्वीप हैं उन सभी महाद्वीपों पर कुछ न कुछ पर्वत स्थित हैं। कुछ विशाल पर्वत हैं, कुछ छोटे छोटे पर्वत हैं। जिस तरह से महाद्वीप धरातल पर, हमारे जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप और महासागर प्रथम क्रम के उच्चावच माने जाते हैं। उच्चावच मतलब स्थलाकृतियां, है ना। प्रथम क्रम के उच्चावच महाद्वीप माने जाते हैं और महासागर, जबकि पर्वत, पठार, मैदान द्वितीय क्रम के उच्चावच माने जाते हैं। द्वितीय क्रम के उच्चावक माने जाते हैं जो पर्वत, पठार और मैदान होते हैं। ये सवाल भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा है कि पर्वत किस क्रम के उच्चावच हैं, या पठार या मैदान किस क्रम के उच्चावच हैं। तो ऑप्शन रहेगा प्रथम क्रम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रम। आपका उत्तर होगा द्वितीय क्रम के उच्चावच है। प्रथम क्रम के उच्चावच महाद्वीप और महासागर हैं। क्लियर। पर्वत क्या होते हैं? पर्वतों का ढाल जो है काफ़ी तीव्र होता है और शिखर नुकीला होता है ना। ढाल तीव्र होता है, यानी उनका जो पार्श्व होता है वो काफ़ी तीव्र होता है, और शिखर जो है कि नुकीला होता है। पर्वत की पहचान है कि पर्वत 1000 मीटर से ऊंचे होने चाहिए, उन्हें पर्वत कहते हैं। जो 1000 मीटर से नीचे होते हैं उन्हें पहाड़ी कहा जाता है। 1000 मीटर एक बाउंड्री लाइन है, उससे ऊपर पर्वत, 1000 मीटर से नीचे पहाड़ी कहा जाता है। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं पर्वतों के प्रकार बताऊं और पर्वतों का निर्माण किस प्रकार होता है, अध्ययन की दृष्टि से सबसे अच्छा ये रहेगा कि एक बार मैप को देख लें और समझ लें कि कौन सा पर्वत किस महाद्वीप और किस देश में स्थित है और उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, उसकी अन्य विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो चार सबसे बड़े पर्वतों का नाम, चार सबसे बड़े पर्वतों का नाम सबसे पहले देख लेते हैं। दुनिया में 4 सबसे बड़े पर्वत कौन से हैं? एंडीज, रॉकीज, उसके बाद हिमालय। हिमालय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, तो तीसरा सबसे विशाल पर्वत है। हिमालय के बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इनके बारे में आप जानते होंगे, जैसा कि एंडीज दक्षिण अमेरिका का पर्वत है, रॉकीज उत्तर अमेरिका महाद्वीप का पर्वत है, हिमालय दक्षिण एशिया का पर्वत माना जाता है ना, क्योंकि हिमालय का विस्तार न केवल भारत बल्कि नेपाल, भूटान और चीन में भी है। हिमालय का विस्तार भारत, नेपाल, भूटान और चीन तक है, तो हिमालय को दक्षिण एशिया का पर्वत माना जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप देख रहे हैं, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का पर्वत है ना। ये है दुनिया की लंबाई में घटते हुए 4 पर्वत, आकार और लंबाई में घटते हुए। इनमें से एंडीज
विश्व का सबसे विशाल और लंबा पर्वत है। एंडीज की लंबाई उत्तर और दक्षिण दिशा में है। एंडीज की अवस्थिति दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर है। यह पर्वत महाद्वीप के पश्चिमी छोर के साथ साथ उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। एकांकागुआ ये एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। साथ ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकागुआ है। ध्यान रहे कि एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ एक ज्वालामुखी शिखर है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रॉकीज है। रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। माउंट एल्बर्ट रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले अलास्का रेंज पर स्थित है। यहाँ पर दो देश हैं मुख्य रूप से। इस लाइन के दक्षिण में यूएसए है और इसके उत्तर में कनाडा है। कनाडा के पश्चिम में बाउंड्री लाइन के पश्चिम में इसे अलास्का कहते हैं। अलास्का यूएसए का ही भाग है। अलास्का में जो पर्वत श्रेणी है उसे हम कहते हैं अलास्का रेंज, अलास्का श्रेणी। तो अलास्का श्रेणी पर जो पर्वत, अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, साथ में ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा रॉकीज पर्वत पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण ज्वालामुखी शिखर हैं। रॉकीज पर्वत पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण ज्वालामुखी शिखर हैं, जैसे इसका सबसे ऊंचा शिखर माउंट एल्बर्ट है। माउंट एल्बर्ट के अलावा रॉकीज पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण शिखर हैं, लेकिन वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हैं। ये शिखर हैं शस्ता, माउंट शस्ता, माउंट रेनियर, माउंट हुड। मैंने प्लेट टेक्टोनिक के दौरान बताया था कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी शिखर एंडीज पर्वत पर पाए जाते हैं। उसी तरह से रॉकीज पर्वत पर भी ज्वालामुखी शिखर पाए जाते हैं, जिनमें से तीन प्रमुख है माउंट शास्ता, माउंट रेनियर और माउंट हुड। रॉकीज पर्वत के पश्चिम में कास्केड रेंज है। आप देखिए एक और येलो कलर की लाइन है रॉकीज के पश्चिम में, उसे हम कहते हैं कास्केड रेंज। कास्केड रेंज का विस्तार न केवल यूएसए बल्कि कनाडा में भी है ना। कास्केड रेंज यूएसए और कनाडा इन दोनों देशों में विस्तृत है। कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर है। कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर है। माउंट रेनियर यूएसए के पूर्वी तट के पास अपलेशियन पर्वत है। यूएसए के पूर्वी तट के पास अपलेशियन पर्वत है। अपलेशियन पर्वत कोयले के भंडार के लिए जाना जाता है। इसमें न केवल विशाल मात्रा में कोयला संचित है, बल्कि पेट्रोलियम का भंडार भी माउंट अपलेशियन में या अपलेशियन पर्वत में पाया जाता है। यानी अपलेशियन पर्वत कोयले और पेट्रोलियम के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिचेल। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मिचेल। उसके बाद हम अफ्रीका में आते हैं। अफ्रीका में दो पर्वत महत्वपूर्ण हैं, एटलस पर्वत और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। एटलस पर्वत जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी छोर पर है। आपको एक सवाल का जवाब देना है कि एटलस पर्वत जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित एटलस पर्वत का विस्तार कितने देशों तक है। आप एटलस देखकर बताइए। अपना एटलस खोलिए और वहां पर देखिए कि माउंट एटलस पर्वत का विस्तार कितने देशों तक है। माउंट एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट टूबकल। जो गुलाबी कलर या पिंक कलर की धब्बे हैं, स्पॉट हैं, वो सबसे ऊंची चोटी को इंगित कर रहे हैं। तो एटलस की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट टूबकल। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टूबकल। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में जो पर्वत स्थित है उसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। ड्रैकेंसबर्ग ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप में ज्यादा पर्वत श्रेणियां नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा अफ्रीका टेबल की तरह उठा हुआ पठारी भाग है। यहाँ पर्वत कम है। पर्वत दो हैं,
माउंट एटलस जिसकी सबसे ऊंची चोटी टूबकल है, माउंट टूबकल, और एक अन्य प्रमुख पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में, उसे हम कहते हैं ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही लिखेंगे तो याद करने में आसानी हो जाती है ना। वो जो लिस्टिंग की जाती है ना, सूची बनाई जाती है, उससे उतना खास नहीं याद होता है, क्योंकि प्रत्येक पर्वत के साथ कुछ विशेषताएं हम लिख लेंगे तो आसानी से याद हो जाता है। इसी तरह से हम एशिया महाद्वीप में आते हैं। एशिया महाद्वीप के पर्वत अगर हम देखें तो एशिया में यूराल पर्वत एशिया में सबसे विशाल, सबसे लंबाई में सबसे लंबा पर्वत है हिमालय पर्वत, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है हिमालय। हिमालय की विस्तार भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत तक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय पर ही पाई जाती हैं। विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय पर ही पाई जाती हैं। मैं आपको होमवर्क देता हूं कि हिमालय की 5 सबसे ऊंची चोटियों का नाम क्रमशः लिखिए। सबसे ऊंची, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। हिमालय की 5 सबसे ऊंची चोटियों का नाम आप अपने एटलस को खोलिए, है ना, और एटलस में देखकर 5 सबसे ऊंची चोटियों का नाम खुद से लिखिए। इसके अलावा एक दूसरी सूची भी बनाइए। हिमालय पर स्थित पूरब से पश्चिम में स्थित सभी चोटियों का नाम लिखिए। सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, सबसे पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत। तो हिमालय की पूरब से पश्चिम में स्थित चोटियों का क्रम बताइए, है ना, चोटियों का क्रम बताना है पूरब से पश्चिम की ओर स्थित। हिमालय के उत्तर में, अगर ये हिमालय है तो हिमालय के उत्तर में 3 पर्वत श्रेणियां हैं जो कि ट्रांस हिमालय का भाग कही जाती हैं। अगर ये हिमालय है तो हिमालय के उत्तर में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। इनका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही हो गया था। इन ट्रांस हिमालय की चट्टानें टेथिस हिमालय से नहीं मिलती हैं, इनकी चट्टानें यूरेशियन प्लेट से मिलती हैं। इनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो गया था। इन चट्टानों, ट्रांस हिमालय की ये तीनों चट्टानें हैं। सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, है ना। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू अथवा गॉडविन ऑस्टिन है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू अथवा गॉडविन ऑस्टिन है। केटू अथवा गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में अवस्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में नहीं है, इसलिए केटू अथवा गॉडविन ऑस्टिन जो कि काराकोरम पर है वही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय के पश्चिम में, अगर ये हिमालय है, ऐसे समझते हैं, अगर ये हिमालय की 3 श्रेणियां हैं तो हिमालय के उत्तर में 3 अन्य पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये और इसके उत्तर में यहाँ पर पामीर गांठ है। हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर पश्चिम में पामीर का पठार है, इसे हम पामीर गांठ भी कहते हैं। पामीर गांठ से चारों दिशाओं में पर्वत श्रेणियां निकली हुई हैं। पामीर गांठ से दक्षिण पूर्व की तरफ काराकोरम, काराकोरम। पामीर गांठ से उत्तर पूर्व की तरफ तिएन शान, तिएन शान, और पामीर घाट से पूरब की तरफ कुनलुन। हमने कहा कि पामीर घाट से चारों दिशाओं में पर्वत श्रेणियों का विस्तार हुआ है। पामीर घाट से दक्षिण पूर्व की तरफ काराकोरम, पूरब की तरफ कुनलुन, उत्तर पूर्व की तरफ तिएन शान, और पामीर घाट से दक्षिण पश्चिम की तरफ हिंदकुश, हिंदकुश पर्वत। ये सभी पामीर घाट से चारों दिशाओं में निकले हुए हैं। पामीर घाट मध्य एशिया में स्थित है। क्लियर? पामीर घाट कहाँ है? मध्य एशिया में स्थित है। पामीर घाट से जो पर्वत निकले हुए हैं, चाहे काराकोरम हो, तिएन शान हो, कुनलुन हो या हिंदकुश हो, इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार किन किन देशों में है, आप इन देशों का नाम लिखिए। पामीर घाट मध्य एशिया में है तो उससे निकले हुए पर्वत जैसे काराकोरम, काराकोरम का विस्तार कितने देशों तक है, कुनलुन का विस्तार कितने देश तक है, तिएन शान का विस्तार कितने देश है, और दक्षिण पश्चिम में जो निकला हुआ हिंदुकुश उसका विस्तार कितने देशों तक है, किन किन देशों में ये पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं, इनकी अवस्थिति क्या है, आप एटलस में देखकर लिखिए। खुद से जब आप थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, पूरा का पूरा हलवा बना के परोसा जाता है तो उतना पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। थोड़ा वर्क करिए, मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद से करेंगे, कमेंट वगैरह करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद पामीर घाट के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के पश्चिम में कौन सा देश है? ईरान है। ईरान में दो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, एक है
जैग्रोस पर्वत, ये दोनों पर्वत श्रेणियां ईरान में हैं। जैग्रोस पर्वत और एल्बुर्ज। एल्बुर्ज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है देमाबंद। एल्बुर्ज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है देमाबंद। जैग्रोस और एल्बुर्ज ईरान की दो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। एल्बुर्ज के उत्तर में एल्बुर्ज के उत्तर में जैग्रोस है, और जैग्रोस के उत्तर में यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट, एल्बुर्ज के उत्तर में जैग्रोस है और जैग्रोस के उत्तर में यहाँ पर कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के पश्चिम में एक पर्वत है, उसका नाम है काकेशस। कैस्पियन झील के पश्चिम में एक कैस्पियन सागर के पश्चिम में एक पर्वत है, उसका नाम है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत रूस का भाग है, क्योंकि रूस की सीमा यहाँ तक आ गई है। रूस की सीमा यहाँ तक चली आई है मोटा मोटा, इसलिए काकेशस पर्वत रूस में स्थित है। क्लियर? रूस में तीन प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, एक यूराल पर्वत, दूसरी काकेशस पर्वत और तीसरी बर्खोयांस्क पर्वत। रूस में तीन प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, बर्खोयांस्क पर्वत, यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। रूस में स्थित काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। ध्यान दीजिए, ये माउंट एल्ब्रुस है और ये एल्बुर्ज है। एल्बुर्ज ईरान का पर्वत है और माउंट एल्ब्रुस काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्ब्रुस न केवल काकेशस की बल्कि पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है या है। यूरोप और एशिया का विभाजन यूराल पर्वत से होता है। यूराल के पश्चिम में स्थित भूभाग यूरोप है और यूराल के पूर्व में स्थित भूभाग एशिया के भाग माने जाते हैं। तो काकेशस पर्वत की अवस्थिति यूरोप में आती है, क्योंकि ये यूराल पर्वत के पश्चिमी भाग में पड़ता है। तो काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। रूस का सबसे विशाल पर्वत है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गोरा नेरोडनाया। गोरा नेरोडनाया, गोरा नेरोडनाया, ये यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। रूस के पूर्वी भाग अर्थात पूर्वी साइबेरिया में जो पर्वत है उसे हम कहते हैं बर्खोयांस्क। बर्खोयांस्क जो कि पूर्वी रूस में स्थित है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गोरा मास खाया। डोंट वरी, ये हिंदी के शब्द नहीं है, ये रशियन शब्द हैं, यहाँ से अर्थ नहीं लगाना है। गोरा मास खाया बर्खोयांस्क पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप में कुछ छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। अगर आप यूरोप को देखिए तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं। इनमें से इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत की स्थिति इटली के उत्तर में दो देशों के बीच में है। इटली आल्प्स पर्वत दो देशों के बीच में है, इटली स्विट्जरलैंड। इटली और स्विट्जरलैंड के मध्य में आल्प्स पर्वत है। इसके अलावा आल्प्स पर्वत के उत्तर में है ब्लैक फॉरेस्ट। आल्प्स पर्वत के उत्तर में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित एक ब्लॉक पर्वत है। ये कैसा पर्वत है? हम ब्लॉक पर्वत क्या होता है, फोल्डेड माउंटेन यानी वलित पर्वत क्या होता है, ये सब बाद में बताएंगे। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित एक ब्लॉक माउंटेन है, इसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट के थोड़ा सा पश्चिम में जब देखेंगे अपने एटलस में तो जूरा पर्वत है। जूरा पर्वत की अवस्थिति फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। आप एटलस में देख कर लिखेंगे, एटलस अपने सामने रखिए। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत है। इसी तरह से एक और पर्वत है वाल्जेस पर्वत।
यूरोप में एक अन्य पर्वत है वाज़ेस। वाज़ेस पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर है। वाज़ेस पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है, मतलब ये दो देशों के बीच में स्थित पर्वत है। इसके अलावा यूरोप में पश्चिम में स्थित एक पर्वत है स्पेन और फ्रांस के बीच में, उसे हम कहते हैं माउंट पिरेनीज। पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है, यानी स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है। इस तरह से आपने यूरोप के जो पर्वत देखे वो किन्हीं दो देशों के बीच में स्थित है। मैं रिपीट कर दूं, आल्प्स पर्वत इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है, वाज़ेस पर्वत जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर, पिरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस की सीमा पर अवस्थित है। इनमें से इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, यानी पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर वस्तुओं का नाम ग्रेट के नाम से होता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला और दुनिया की चौथी सबसे विशाल और लंबी पर्वत श्रेणी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कोसियुस्कू। है ना, माउंट कोसियुस्कू ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इस तरह से सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी का नाम और उनकी ऊंचाई कितनी है, एक लिस्ट बनाइए। मैं आपको होमवर्क देता हूं। इतना वर्क करने के बाद आप सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी का नाम, वो किस देश में अवस्थित है, सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी वो किस देश में अवस्थित है, उनकी ऊंचाई कितनी है, इस बारे में भी एक लिस्ट आप एटलस देखकर तैयार रखिए। खुद से वर्क करेंगे, परीक्षा में ज़्यादा काम आएगा। मैं लिखवा दूंगा लेकिन उसका उतना महत्व नहीं रहेगा। खुद से देखकर लिखेंगे जब ना, तो दिमाग में छपता है, भूलता भी है तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं भूलेगा। ये हो गए दुनिया भर के पर्वतों का वितरण और उनकी अवस्थिति और संबंधित थोड़ी बहुत विशेषताओं के बारे में आपने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि विश्व में पर्वत होते कितने प्रकार के हैं। पर्वत कई प्रकार के हो सकते हैं। लिखेंगे आप पर्वतों के प्रकार। पहला, वलित पर्वत। वलित पर्वतों को हम मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। मोड़दार पर्वत, इन्हें हम लहरदार पर्वत भी कहते हैं। लहरदार क्यों कहते हैं, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे होते हैं, है ना, ये मोड़दार पर्वत है। कई मोड़ पड़ जाते हैं चट्टानों में, हम बताएंगे किस तरह से मोड़ पड़ते हैं। तो इन्हें हम वलित पर्वत, वलित मतलब वलन हो गया, मुड़ गए हैं तो मोड़दार पर्वत या लहरदार पर्वत भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। वलित पर्वतों के अलावा, तो सबसे पहले हम वलित पर्वतों के बारे में जानते हैं। ठीक है, वलित पर्वत। वलित पर्वतों का निर्माण दबाव के चलते होता है। पहली बात, आपसे पूछा जाएगा कि वलित पर्वतों का निर्माण दबाव के चलते होता है या खिंचाव के चलते होता है। दबाव मतलब दोनों तरफ से दबाव पड़ना। किसी चट्टान या भूखंड पर जब दोनों तरफ से दबाव पड़ता है तो जो भूसतह होता है वलित हो जाता है, मुड़ जाता है। तो वलित पर्वतों का निर्माण दबाव के चलते होता है। जब ये चट्टान है, इधर से भी दबाव पड़ा और इधर से भी दबाव पड़ा, तो ये चट्टान मुड़कर ऐसे हो जाती है।
है ना, दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है। तो वलित पर्वतों का निर्माण दबाव के चलते होता है। जब भूगर्भिक चट्टानों पर दो तरफ से दबाव पड़ता है तो वे जब भूगर्भिक चट्टानों पर दो तरफ से दबाव पड़ता है तो वे संपीडनात्मक बल द्वारा, जिसे इंग्लिश में कंप्रेशन फोर्स कहते हैं, मुड़कर वलित हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया से वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। दुनिया के सबसे विशाल और ऊंचे पर्वत वलित पर्वतों के ही उदाहरण हैं। दुनिया के सबसे विशाल और ऊंचे पर्वत, जितने भी विशाल ऊंचे आपने देखा, एंडीज हो, रॉकीज हो, हिमालय हो, यूराल हो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो, ये सभी पर्वत वलित यानी फोल्डेड माउंटेन के ही उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन से? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज, दक्षिण एशिया में हिमालय, रूस में यूराल, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार का जो पर्वत होता है उसे हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। जहां वलित पर्वतों का निर्माण दबाव की प्रक्रिया से होता है, वहीं ब्लॉक पर्वतों का निर्माण खिंचाव या तनाव द्वारा होता है। खिंचाव या तनाव, इनका निर्माण खिंचाव या तनाव की शक्तियों से होता है। जब किसी भूखंड पर दोनों तरफ से खिंचाव होता है या तनाव होता है, इस आकार को ध्यान से देखिए, आपको बना भी लेना है। इसमें खिंचाव हो रहा है, दो विपरीत दिशाओं में खिंचाव होता है। तो ब्लॉक पर्वतों का निर्माण खिंचाव या तनाव की शक्तियों से होता है। खिंचाव के माध्यम से जब दो भूखंड विपरीत दिशा में सरकते हैं तो बीच का भूभाग नीचे की तरफ धंसक जाता है, जिससे घाटी का निर्माण हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं या रिफ्ट वैली कहते हैं। जब खिंचाव द्वारा दो भूखंड विपरीत दिशा में सरकते हैं तो बीच का भूभाग नीचे की तरफ खिसक जाता है, जिससे बीच के भूभाग में घाटी का निर्माण हो जाता है। ऐसी घाटी को भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी के समीप स्थित ऊंचे उठे भाग, ये देखिए रिफ्ट वैली के समीप स्थित ऊंचे उठे भूभाग को ही हम भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। रिफ्ट वैली के समीप स्थित ऊंचे उठे भूभाग को ही हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत, चूंकि इनकी अवस्थिति भ्रंश घाटी के समीप होती है, भ्रंश घाटी के समीप ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं। ब्लॉक पर्वत भ्रंश घाटी के समीप स्थित ऊंचे उठे भूभाग होते हैं, इसलिए इन्हें हम भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूंकि ये भ्रंश घाटी के समीप ऊंचे उठे भूभाग होते हैं, इसलिए ब्लॉक पर्वत को हम भ्रंशोत्थ, मतलब भ्रंश से उठे हुए हैं, इसलिए इसे हम भ्रंशोत्थ पर्वत। फिर से रिपीट कर दूं, भ्रंश घाटी के समीप स्थित ऊंचे उठे इन भूभागों को हम भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। इसका मतलब कि ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत कोई वास्तविक पर्वत नहीं होता है, अगर आप ध्यान से देखिए तो, क्योंकि इसका उत्थान नहीं हुआ है, ये तो अपने जगह पे ही था। वास्तव में बीच का भाग धंस गया, भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया, इसलिए भ्रंश घाटी के समीप ऊंचे उठे भूभाग को हम भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। दुनिया जैसे भारत में सतपुड़ा पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन का ही उदाहरण है ना। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा की भ्रंश घाटी है, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में अगर ये सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा भारत में सतपुड़ा भ्रंशोत्थ या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा के उत्तर में
नर्मदा की भ्रंश घाटी है और सतपुड़ा के दक्षिण में तापी की भ्रंश घाटी है। तापी भ्रंश, नर्मदा भ्रंश, इन दोनों भ्रंश रेखाओं के बीच में सतपुड़ा भ्रंशोत्थ पर्वत है। दुनिया का सबसे विशाल भ्रंशोत्थ पर्वत अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सिएरा नेवादा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सिएरा नेवादा अमेरिका के कैलिफोर्निया में, ये दुनिया का सबसे विशाल ब्लॉक पर्वत यानी भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा वासाच रेंज, अमेरिका में ही वासाच रेंज, अमेरिका में वासाच रेंज अन्य ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा यूरोप में दो प्रमुख ब्लॉक पर्वत हैं। यूरोप में देख लेते हैं। यूरोप में जब आप एटलस में देखेंगे तो जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट और जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर स्थित वासजेस रेंज। जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट और जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर स्थित वासजेस रेंज, ये दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। इन दोनों ब्लॉक पर्वत के मध्य में राइन की भ्रंश घाटी है। यह है वासजेस रेंज, यह है ब्लैक फॉरेस्ट, दोनों के मध्य में राइन नदी की भ्रंश घाटी है। यानी राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस पर्वतों के बीच में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसके अलावा पाकिस्तान का साल्ट रेंज, पाकिस्तान की नमक पहाड़ी यानी साल्ट रेंज भी पाकिस्तान की नमक पहाड़ी यानी साल्ट रेंज भी ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ये हो गए आपके दुनिया के प्रमुख भ्रंशोत्थ पर्वत जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तीसरे प्रकार का जो पर्वत होता है उसे तीसरे प्रकार के पर्वतों में हम ज्वालामुखी पर्वत को शामिल कर सकते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, और चौथे प्रकार के पर्वतों में हम अवशिष्ट पर्वतों को शामिल कर सकते हैं। ज्वालामुखी पर्वत क्या है? जब ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान भूगर्भ से लावा के साथ साथ बड़े बड़े चट्टान, विखंडित पदार्थ, धूल, राख इत्यादि भी निकलता है। जब ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप निकले लावा, विखंडित पदार्थ, चट्टान, धूल, राख के कण भूसतह पर परत दर परत जमा होते जाते हैं तो लंबे समय काल में पर्वत का निर्माण हो जाता है। इसे ही हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। उदाहरण के लिए रॉकीज पर्वत पर स्थित माउंट सस्ता, माउंट रेनियर, माउंट हुड। इसके अलावा एकांकागुआ भी ज्वालामुखी पर्वत है। जापान में, यहाँ पे जापान है, जापान में स्थित फ्यूजियामा भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्लियर? तो ये सभी ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। अवशिष्ट पर्वत का कोई स्वतंत्र पहचान नहीं होती, कोई स्वतंत्र ये कोई प्रकार नहीं है पर्वतों का। जितने भी प्रकार के पर्वत हैं जब अपरदन की शक्तियों से घिस जाते हैं, है ना, घर्षण हो जाता है उनका, घिस जाते हैं, घिस कर खत्म हो जाते हैं। जितने भी प्रकार के पर्वत हैं जब वो अपरदन की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? पवन, बहता हुआ जल, हवा, बहता हुआ जल, है ना। जब अपरदन की शक्तियों से कोई भी पर्वत हो, अब जब अपरदन की शक्तियों से घिस जाता है, उसका घर्षण हो जाता है, तो बचे हुए पर्वत के अवशेष को हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये सभी अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कभी बहुत विशाल हुआ करती थी, लेकिन अभी उसका अवशिष्ट भाग ही बचा हुआ है। इसी तरह से अरावली दुनिया की विशालतम वलित पर्वत श्रृंखला थी। अरावली एक समय में दुनिया की विशालतम वलित
पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल थी, लेकिन चूंकि हवा और बहते हुए जल द्वारा वो घिस चुकी है तो उसका अवशिष्ट भाग ही बचा है, इसलिए उसे हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ये हो गए पर्वतों के प्रकार। पर्वतों का वितरण, उनका प्रकार आपने पढ़ा। अब पर्वत का निर्माण प्रक्रिया क्या है? पर्वत निर्माण के संदर्भ में जो दिए गए सिद्धांत हैं, जैसे भूसन्निधि सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये प्रीलिम के लिहाज से पूछे जा सकते हैं। हम यहीं पर बता दें, कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत, पर्वत निर्माण के संदर्भ में ये सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो पर्वत निर्माण सिद्धांत, पर्वत निर्माण सिद्धांत, पर्वत निर्माण सिद्धांत मुख्य परीक्षा के लिहाज से अधिक उपयोगी है, लेकिन कभी कभी प्रीलिम एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। प्रमुख पर्वत निर्माण सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का संबंध किस विद्वान से है? आप स्वयं बताइए। दूसरा, कोबर का, जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री थे, जर्मनी के कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कभी कभी प्रीलिम के एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। इसके अलावा तीसरा है होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। प्रीलिम एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए भरोसा नहीं रहता, इसलिए अलग से उसकी लिस्टिंग कर लेनी चाहिए। होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। चौथा, जॉली का, जेफ्रीज का संकुचन सिद्धांत। जेफ्रीज का संकुचन सिद्धांत। पांचवा है जॉली का रेडियो सक्रियता सिद्धांत। जॉली का, ये सब पर्वत के निर्माण के संदर्भ में प्रमुख सिद्धांत हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत, जेफ्रीज का संकुचन सिद्धांत, जॉली का रेडियो सक्रियता सिद्धांत। इसके अलावा एक है वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में भी तो पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है ना। बताया तो गया था कि जब अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो सियाल सीमा से टकरा गया, यही उनका सिद्धांत। तो ये पढ़ने लायक बहुत ज्यादा नहीं है, बस इनका नाम जरूर जानना चाहिए। हाँ, इनमें से विस्तार दो सिद्धांतों का किया जाएगा, मुख्य परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत, इनका विस्तार हम मुख्य परीक्षा के लिहाज से करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में पर्वत के निर्माणकारी सिद्धांत पढ़ने के बाद फिर हम प्रवेश कर जाएंगे ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप और सुनामी में। तेजी से बढ़ चलेगा हमारा भूगोल। इजाजत दीजिए, कल मिलता हूँ। नमस्कार।